प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। नाज़रीन, दुनिया में पहली मर्तबा जब एक इंसान ने अपने जैसे दूसरे इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हाथ, आंख, चेहरे और ज़बान को इस्तेमाल करते हुए जो अदायगी की, जो हरकत और आवाज़ें इस्तेमाल की, वही दुनिया का पहला थिएटर था। थिएटर सोच, ख्याल, हरकत और मुकालमे का नाम है और ख्याल, हरकत और मुकालमा इंसानी तहजीब व सकाफ़त के इर्तिक़ा की नर्सरी है। थिएटर फ़नून लतीफ़ा के इस संगम का नाम है जहाँ तमाम असनाफ़ अदब यकजा हो जाती हैं। नसर हो, शायरी, मुसव्वरी, मुजस्समा साजी, मौसीकी, सौतो अदा, ये सब असनाफ़ स्क्रिप्ट, मुकालमे, अदाकारी, सेट डिज़ाइन, नूरी और सौती असरात के तवाज़ुन और तनासुब से थिएटर में आश्कार, अयां और ज़िंदा नज़र आते हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद में ड्रामा और रक़्स को बड़ी अहमियत हासिल है। यूरोपी अक़वाम, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों की बरसग़ीर आमद ने ड्रामे पर गहरे असरात मरतब किए हैं। मग़रिब में ड्रामा दरअसल यूनानी दियोमाला से मुतासिर है। यूरोपी अक़वाम ने बरसग़ीर के ड्रामे को हुस्न व इश्क़ और जज्बात की देवमाला से हम आहंग किया। यूरोपी अक़वाम ने ड्रामे को स्टेज, पर्दे, मेकअप, मलबूसात वगैरह की नई और जदीद शक्लों और ज़रूरतों से आशना किया। अपने आज के इस प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे कि माशरे की तहजीबों से लोगों को रोशनास करवाने और इन माशरों की परवरिश में ये मीडियम्स कैसे और क्या किरदार अदा करते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमारे आज के इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं इस इंडस्ट्री का एक मोतबर नाम मुमताज़ हुसैन, जो अब तक 7 फिल्में बना चुके हैं, जिनमें एक फ़ीचर फिल्म भी शामिल है जिसको 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब मज़ीद कुछ फिल्में वो पंजाबी और उर्दू में तैयार करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इनकी 3 किताबें उर्दू में भी शाया हो चुकी हैं, जबकि एक अंग्रेज़ी में पब्लिश हो चुकी है जिसे इंटरनेशनल इम्पैक्ट बुक अवार्ड मिला है। इस बुक की इनफरादियत ये है कि इसमें हर कहानी के साथ एक पेंटिंग मौजूद है। मुमताज़ हुसैन हाई स्कूल से थिएटर करते आ रहे हैं, तो आज बात करेंगे इनकी किताब पोर्ट्रेट इन वर्ड्स के हवाले से। इसके अलावा थिएटर पर भी बात करेंगे और फिल्म्स में वो किस मीडियम्स में काम करना चाह रहे हैं, किस तरह की वो स्टोरीज़ को माशरे के किस तरह के किरदारों को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि फ़िल्म हो, ड्रामा हो, किताबें हों या थिएटर्स हों, ये माशरे की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ हुसैन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी और जो तारुफ में हमने तमाम तर चीज़ें बताई, मुमताज़ हुसैन साहब के क्रेडिट्स आपको बताए कि किस तरह से वो किन किन मीडियम्स में काम कर चुके हैं और उनमें न सिर्फ ये कि कामयाबी के मराहिल तय कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी वो बेशुमार जो उनको मिल रहे हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि उनके काम को सराहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब अपने वक्तिया सर प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में हम थिएटर के हवाले से बात करना चाहेंगे कि जो हम देखते हैं मीडियम्स होते हैं मुख्तलिफ जिनके ऊपर ये ड्रामास पेश किए जा रहे होते हैं, या जो मुख्तलिफ आर्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए लोगों के मसाइल को, उनके हल को उजागर करने की कोशिश की जा रही होती है, उसमें थिएटर हमें एक ऐसा मरकज़ी किरदार नज़र आता है जो किसी भी माशरे के मसाइल को उजागर करने में और उसके हल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, मैं पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। आपने मुझे मेरे ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए मुझे मतलब इज़्ज़त बख्शी और टाइम दिया। और देखें, थिएटर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडियम है। अगर हम पंजाब के ग्रास रूट और दही इलाकों को जाके चेक करें तो वहाँ पे हर मेले पे थिएटर सबसे ज़्यादा जो है ना वहाँ किया जाता था। लेकिन क्योंकि अब हम थिएटर रिप्लेस हो गया सिनेमा में, जितने सिनेमा अब आपको नजर आते हैं ये पहले थिएटर होते थे। रीगल लाहौर में माल रोड पे जो रीगल सिनेमा है, प्लाजा सिनेमा है, मलक थिएटर, जितने मूवी थिएटर हैं ये पहले थिएटर हुआ करते थे। यहाँ लाइव थिएटर हुआ करते थे। सिनेमा जब आया, सिनेमा ने उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में थिएटर पैरेलल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में भी थिएटर खत्म होता गया और सिनेमा ने उसकी जगह रिप्लेस कर दी। लेकिन अब भी थिएटर बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है। अगर आप सिनेमा को भी देखें ना तो हमारा सिनेमा एग्जैक्टली अभी तक, अब आके थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन अभी तक सिनेमा भी थिएटर में ही था। यानी कि उसी तरह थिएट्रिकल गाने हैं उसमें उसी तरह हीरो जो है वो सुपर हीरो है,
सुपर हीरो जो है 20 लोगों को मार के वो उठा रहा है, एक हीरोइन है, एक तो वो जो थिएटर है वो हमें सिनेमा में भी अभी तक मिलता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था बहुत ही खूबसूरत था कि ये हमारी जो है ना सोसाइटी को सुधारने में कितना असर करता है। तो थिएटर देखें, अगर हम थिएटर की बहुत बड़ी मिसाल लें तो हमारे जो टीवी ड्रामे हैं वो थिएटर ही है, और वो उसके जो असरात हैं थिएटर के वो हमारी जो है सोसाइटी में उसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा उसके असरात लेते हैं। पहले तो यहाँ तक होता था कि आगा हशर के जो थिएटर हुआ करते थे उसके डायलॉग लोग गलियों में गा के सुना रहे होते थे और कर रहे होते थे, और इसी लिहाज से जो है अब थिएटर जो है वो भी इतने ज्यादा इफेक्टिव है कि वो उसको किसी ना किसी मिनट में अगर उसको हम एक्सपेंड करें तो उसका जो हाजिर है वो तनाजर, जबकि स्टेज थिएटर हमारे यहाँ कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन वही थिएट्रिकल जो एलिमेंट्स हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उन थिएटर की जो राहें हैं वो बदल गई हैं, लेकिन उसका सब्जेक्ट वही चल रहा है। अब टीवी ड्रामा है वो भी थिएटर है, अब फिल्म सिनेमा है वो भी थिएटर है, उसके अलावा जो चीजें जो चल रही होती हैं वो उसी तरह ही हैं। पहले हमारे यहाँ, मैं तो आई ग्रू अप विद जो पुतलियां होती थी, पुतली का जो थिएटर था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, जो कि अब मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जा रहा है। लेकिन ग्रास रूट में जितना थिएटर इफेक्टिव है और अब भी है, मसलन मेरे गांव में और पंजाब के और सिंध के और बलूचिस्तान के गांव में जो मेले लगते हैं और मेलों के ऊपर जो थिएटर है वो थिएटर ही वहाँ के गरीब लोगों का जो है वो इनकी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है। और जब वो उनकी जबान में उनकी लैंग्वेज में जब वो अपने सब्जेक्ट पेश करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ग्रास रूट के वजह, जबकि उन हमारे जो असल काम और मेहनत कश जो लोग हैं उनकी एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई चीज रही नहीं है। इवन सिनेमा भी उनके हाथ से चला गया, क्योंकि वो आवाम के हाथ से तो सिनेमा भी चला गया। अब 2000 रुपया और 1500 रुपए का टिकट कौन है गरीब रिक्शा ड्राइवर। लेकिन मुमताज साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो कहानियां पेश की जाती थी, जो किरदार पेश किए जाते थे, अब मौजूदा दौर में शायद उस तरह की उन मसाइल को, माशरती इशूज़ को उजागर करती हुई कहानियां कुछ तब्दील हो गई हैं। क्या जो कुछ हमें थिएटर्स में, फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया जा रहा होता है, क्या अभी माशरे में हमें यही सब कुछ ऐसे नजर आता है या फिर दो अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट किया, बिल्कुल सही आपने पिन पॉइंट किया कि मसला यह है, चाहे वो टीवी सीरियल है या कोई भी थिएटर है, उसमें जो फिनेंशियल एलिमेंट है ना वो बहुत ज्यादा उजागर है। मेरा मतलब कि जो सब्जेक्ट पब्लिक को पसंद आता है वही पेश किया जाता है, और वो सास बहू की लड़ाई है और इस तरह के जो सब्जेक्ट घरेलू किस्म के सब्जेक्ट है, क्योंकि टीवी जो है वो ज्यादातर खवातीन देखने को मिलते हैं जो घर की खातून होती हैं, तो सारा दिन उनके पास एंटरटेनमेंट को इस चीज को मद्देनजर रख के जो टीवी चैनल्स हैं वो ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो मासेज है, सबसे ज्यादा उनका जो ऑडियंस है वो कौन है, तो वो हाउस वाइफ्स ही होती हैं। हाउस वाइफ के वही मसले मसाइल वही ला के उन्हीं चीजों को घेर के वहीं आया जाता है। जबकि हमारा जब पहले टीवी जो होता था उसके बहुत ही इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट लाए जाते थे, उसमें एजुकेशन बहुत ज्यादा होती थी, उसमें जो वो एलिमेंट जिसमें मोरल एक इंसान का ऊंचा हो और उस मोरल के ऊपर जो है एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो सब्जेक्ट दिए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा एंटर हो गया और चैनल्स अब ये देखते हैं कि हमारी ऑडियंस और कितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ऑडियंस बढ़ेगी उसी रेटिंग के चक्कर में वो सब्जेक्ट मादूम हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, एक प्ले बहुत ज्यादा चला तो उसी के ऊपर अगला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अनदर एलिमेंट जो मैं पिन पॉइंट करूंगा वो ये है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे अब जो उन ड्रामों में बहुत ज्यादा इन हो रहा है। मैं मतलब कि हम वेस्टर्न कल्चर की तलकीद बहुत ज्यादा उनमें, और वही जो रिलेशनशिप जैसे हैं हमारे यहाँ तो कभी नहीं होता था, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और इस तरह का, ये वेस्टर्न कल्चर की देन है कि उन्हीं का जो आइडिया और उन्हीं उनका रहन सहन वो जो है उसको बहुत ज्यादा
जो है ना प्रमोट किया जा रहा है और वही ग्लैमराइज किया जाता है। यानी कि हम जितना वेस्टर्न को वो करते हैं, फॉलो करते हैं, हम वही कंसिडर टू बी कि हम उतने ही सोफिस्टिकेटेड हैं। हम अंग्रेजी के लफ्ज ना बोले, हमें जो है वो कहेंगे कि ये कोई अनपढ़ बदतमीज बैठा हो। अंग्रेजी और फिर उसी तरह के कपड़े पहनना, वो ही मेरा मतलब है कि वही अदब व आदाब जो है, जो वेस्टर्न कल्चर के हैं, वही कल्चर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे कल्चर टीवी और उसमें। तो ये एक हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, ये सब कुछ हमसे जो है ना वो दूर होता जा रहा है। अच्छा मुमताज़ साहब, आपने भी काम किया है थिएटर के हवाले से, और पाकिस्तान में जब आप मौजूद थे वहाँ भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके बाद आप यूएस आ गए और यहाँ भी आप थिएटर में जो है वो काफ़ी नाम कमाते नज़र आ रहे हैं। बिलखुसूस कोविड के दौरान हम अगर बात करें तो आपका एक थिएटर बहुत ज़्यादा वायरस बॉम्ब के नाम से जो था, जो ड्रामा जो प्ले पेश किया गया, बहुत हिट हुआ। तो इस तरह के जो मैसेजेस दिए जाते हैं इन स्टोरीज़ के ज़रिए या इन प्लेस के ज़रिए, अब इसको खासा मुमताज़ बनाते हैं तमाम तर कामों से हट कर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोग इस तरह का काम क्यों नहीं कर रहे जिस तर्ज पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आई रियली अप्रिशिएट आप ये कह रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं मेरी जो हिस्ट्री है थिएटर में आने की। मैं जब हाई स्कूल में था तो उस वक्त मैं छोटे से शहर झंग से मेरा ताल्लुक है और वहीं से मैंने मैट्रिक और कॉलेज भी वहीं गया। जब मैं ग्रो कर रहा था तो थिएटर इतना एक्टिव था कि यू विल बी सरप्राइज कि शेक्सपियर वहाँ पे होता था जब मैं हाई स्कूल पढ़ रहा हूँ। शेक्सपियर की 7 ट्रेजेडीज मैं झंग में प्ले कर चुका हूँ और शेक्सपियर के प्लेज होते थे और गोटे का जो है ना फाउस्ट में प्ले कर चुका हूँ, डेविल डिसाइपल में कर चुका हूँ। तो ये इस तरह के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हम प्ले, जब मैं हाई स्कूल में हूँ तो हम ये उस वक्त प्ले कर चुके हैं स्टेज पे। और हमारी जो ऑडियंस होती थी वो दुकानदार, रेडी वाले, ये सारे आते थे वो देखने। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो है ना हम टिकटें बेच रहे दुकानों पे, रेडियो पे जाके ना हम कहते थे जी हम थिएटर हम कर रहे हैं तो आप हमारी टिकट खरीदें। तो सारा हमारा ऑडियंस उस तरह का होता था। जो इंटेलेक्चुअल जो सब्जेक्ट थे वो मासेस के सब्जेक्ट थे। अब ये मैं जंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब फिर जब मैं यहाँ पे आया तो आपने जो मैंने यहाँ प्लेस किए हैं तो वो प्लेस के जो सब्जेक्ट थे वो बहुत ज्यादा करंट थे। पहला मेरा प्ले जो था वो लीगल एलियन था। लीगल एलियन, हम जो भी यहाँ पे तारकीन वतन यहाँ पे आके अपना जो है घर बसाते हैं, मेहनत करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनके जो मसाइल यहाँ पे हैं उन मसाइल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म की जो है ना अपनी सेल्फ की रिकग्निशन के लिए वो क्या क्या लूज करते हैं। हम तो यहाँ पैसा कमाने आते हैं ना, वो पैसा कमाने के जो हम लोग जो कीमत अदा करते हैं, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारा रहन सहन, वो हम उसका सेक्रीफाइस करते हैं। और हम अपनी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम अपनी रूह गिरवी करके और पैसा कमाने के लिए हम वो चीज़ें लेते हैं जिसमें जो है ना वो ग्रीन कार्ड के चक्कर में वो लेते लेते हम अपना सब कुछ लूज कर देते हैं जो हम यहाँ रहते हैं। यहाँ हम अब सबसे बड़ी जो सेक्रीफाइस है, सबसे बड़ा जो डलमा है हमारी सोसाइटी का, तारकीन वतन का, वो अपनी ज़बान, उसके बच्चे भूल जाते हैं। ज़बान नहीं रहते, उनका रहन सहन वो नहीं होता। हम फॉलो करते हैं कि हम अंग्रेज़ों जैसे हैं, हम वाइट जो है वो उस जैसे हैं। और ये प्ले उसके सब्जेक्ट पे था कि हम आके हम, बल्कि मुझे शर्म आती है जब लोग यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो ये बताएंगे कि जी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं रहता, सारे जो है ना वो अंग्रेज और यहूदी रहते हैं हमारी नेबरहुड में। अब ये बताएं कि अपने भाइयों की वजह से जो हमारी पहचान है, जो ज़बान, जो पहनावा, जो कल्चर जो हम लेके आए हैं, हम उसके अलावा रह नहीं सकते। लेकिन वो उसकी सेक्रीफाइस हमें देने पड़ती है और हम अपनी रूह गिरवी रख के क्या लेते क्या है, यहाँ की बुराइयां लेके हम उसके ऊपर फख्र कर रहे होते हैं कि जी के देखो जी वो बड़ा अमेरिकन है जी, अमेरिका से आया तो वो उसकी जो वो आदत वैसी हो जाती है, उनका पहनावा वैसे हो जाता है, उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ इज वो भी वही बदल जाता है जो जिसकी सबसे बड़ी कुर्बानी हम देंगे।
सही। एक जो आखिरी जो मेरा अभी रिसेंटली प्ले था वो वायरस बॉम्ब। जी। तो वायरस ने जो सोसाइटी को चेंज किया है, मेरा मतलब है कि जितना इंटरनेशनली सितंबर 11 के बाद जो चेंज आई है कि उसी तरह वो पॉलिटिकल चेंज थी, उसी तरह जो फिनेंशियली इकोनॉमिकली जो इफेक्ट पड़ा है वो इस मुआशरे पे मुझे खुशी है कि इतना फर्क पाकिस्तान के मुआशरे पे उसके जो है ना उसका फिनेंशियल असर इतना नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। क्योंकि दुनिया पे होगा तो पाकिस्तान पे डेफिनेटली होगा, लेकिन पाकिस्तान उस लिहाज से थोड़ा सा बचा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान में वो वबा इस तरह नहीं आई जितनी के यहाँ आई है। उसके आने की वजह से सबसे बड़ा उसका जो इफेक्ट पड़ा वो जो है ना फाइनेंशियल पड़ा, और लोगों के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड, उनका रहन सहन, उनके बिजनेसेस, उनका जो है ना पूरी जिंदगी के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर अंदाज हुआ है। तो उसको एक इंटेलेक्चुअली मैंने लिया है कि वायरस जो है वो सिर्फ ये वायरस ही नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल किस्म की साजिश है, और उसका इफेक्ट भी गरीब लोगों पर पड़ा हुआ, और उसको एलिमिनेट करने के लिए किस तरह उसको लेके आए। ठीक, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपकी गुफ्तगू के दौरान थोड़ा इंटरप्ट करूंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुमताज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके काम के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे थिएटर, फिल्म्स और उनकी बुक्स के हवाले से। ब्रेक पे जाने से कब जिस तरह से बात हो रही थी वायरस बॉम्ब के हवाले से, मुमताज़ साहब जो आपने बताया कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आया कि जो ख़ास करके गरीब लोग हैं और उनको एक साजिश के तहत बाकायदा तौर पर इसका निशाना बनाया गया। आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो मूवीज़ हैं, उसमें भी यकीनन इसी तरह के जो ह्यूमन इशूज़ हैं, जो ह्यूमन टच के जो चीज़ें हैं उसको उजागर किया जाता रहा है। तो इस वायरस बॉम्ब के अलावा आपकी जो एक बुक है जिसको अभी एक अवार्ड भी मिला है, इम्पैक्ट अवार्ड की अगर हम बात कर लें, तो इसमें भी क्या इसी तरह का मौजू था, कुछ इसी तरह की चीज़ें उजागर करने की कोशिश की गई थी? जी, वो देखिए मेरी बात सुने, जो राइटर होता है वो कोई ये नहीं होता कि वो पूरी सोसाइटी को जो है ना वो चेंज कर देगा या कुछ कर देगा। उसका काम होता है एक जो मसला है उसके ऊपर से चादर हटाना होता है। अब उसका जो सोल्यूशन है वो सोसाइटी खुद ढूंढती है। अच्छा, और उन मसाइल के ऊपर मेरी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो हमेशा उस तरह के इंटेलेक्चुअली के एक ह्यूमन माइंड के ऊपर किस तरह असर अंदाज होती है, और उसके बिहेवियर की जो तह हैं, उस तहों की बैक पे क्या चीज छुपी हुई होती है, वो उन एलिमेंट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, और वो और एक इंसान के जो एटीट्यूड पे उसका जो असर होता है वो कैसे होता है, तो उसके ऊपर मेरे अफसाने हैं। फिर जो अनजस्टिस है, जो हमारी सोसाइटी में अनजस्टिस है, उसके ऊपर अफसाने हैं, जो वो अफसानों की वजह से जो है वो उनके ऊपर से जहतें खुलती जाती हैं, और फिर जो लोगों के ऊपर जो उनके मसाइल हैं, उनके घरेलू मसाइल हैं, उसके वो जेंडर के मसाइल हैं, इस तरह के जितने वो हैं, अनजस्टिस जो है वो जितने वो है, उन सब पे कोई ना कोई आपकी जिंदगी के हर पहलू पे मेरी इस किताब में आपको जो है कोई ना कोई पहलू आपको जरूर मिल ही जाएगा। हर अफसाना जो है वो किसी न किसी एंगल पे हर शख्स को कहीं ना कहीं जो है ना वो टच जरूर कर रहा होता है। सही, किसी न किसी की कोई कहानी उसमें मौजूद हमें नजर आती है जो हर किसी तीसरे शख्स से मुंसलिक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल। तो इसलिए मेरी ये तो एक अंग्रेजी की मेरी किताब है, मेरी 3 उर्दू में छपी हैं, एक पंजाबी में है और इंडिया ने छापी है गुरमुखी में। अच्छा। बाकी लाहौर में 3 किताबें वो हैं, एक और आ रही है। तो यानी कि यही शॉर्ट स्टोरीज से मेरी एक्सपर्टीज है। एक नावल भी आ रहा है अभी लिखा है, और फिल्में भी कर रहा हूँ। तो इस तरह मेरे मतलब है लिखना और इससे जो
जो मुझे किताब को जो डिफरेंशिएट करती है, यूनिक करती है, मुनफरिद करती है बाकी के दूसरी किताबों से, वो ये है कि हर शॉर्ट स्टोरी के साथ उसी शॉर्ट स्टोरी पे बेस करती हुई पेंटिंग है। अच्छा, सही। पेंटिंग का एक विजुअल लैंग्वेज होती है जिसमें आपको किसी ग्रामर या उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अगर उर्दू आपको नहीं आती या अंग्रेज़ी आपको नहीं आती या पंजाबी नहीं आती, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो उसी उसी ज़बान का एक विजुअल एलिमेंट्स आपको दे रहा होता है। जब विजुअल कोड्स को जब कहानी साथ-साथ पढ़ते हैं तो आप एक बहुत ही डिफरेंट जॉनरा आपको मिल रहा होता है और आप उसका एक एक बहुत ही अजीब सा मज़ा ले रहे होते हैं। वही कहानी, उसकी जो पिक्चरस एलिमेंट है वो उस पेंटिंग में होते हैं। तो वो फिर एक पज़ल सा है, उस पज़ल्स को कहानी पढ़ के उस पज़ल को जब खोलने का जो कारी है उसकी जो कोशिश करता है, तो उसको एक और it's a different kind of entertainment which he is getting from my book, which the other. तभी मेरी किताब को इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड इसीलिए दिया गया है कि मेरी किताब सबसे यूनिक थी, सबसे डिफरेंट थी। और उसमें यही है, हालांकि यहाँ पे ग्राफिक नॉवेल चलते हैं, यहाँ भी आते हैं, लेकिन वो जो ग्राफिक नॉवेल्स हैं वो इलिस्ट्रेट कर रहे होते हैं। वो इलिस्ट्रेशन होती है, जो है ना, जो डायलॉग बोला नीचे डायलॉग दे दिए, वो ग्राफिक नॉवेल है। ये जो है उस कहानी की रूह को और उसके जो एसेंस को, वो जो उसको पोर्ट्रे करता है कि उसके जो है ना, ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों। तो ये एक थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं तो पेंटर हूँ और जी 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 जी, दाल रोटी मूवीज़ जो के है वो हवाले से मेरी। आपसे थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अभी कई फ़िल्में भी की हैं, लेकिन मज़ीद मुस्तक़बिल में आप जिस तरह से उर्दू और पंजाबी में कुछ मूवीज़ करना चाह रहे हैं, तो जो आपकी मूवीज़ के सब्जेक्ट थे उसमें किस तरह की कहानियाँ थीं या किस तरह के किरदारों को उजागर किया गया था और उसका क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, जो आपकी स्टोरीज़ रही हैं मूवीज़ की? अब आगे आप पंजाबी और उर्दू में करना चाहते हैं, तो उनमें किस तरह के कैरेक्टर्स रखना चाहेंगे? देखें, जो राइटर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सोसाइटी के, उस पे इस सोसाइटी के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। तो मेरी एक जलालुद्दीन रूमी पे फिल्म है। हमारा जो इंटेलेक्ट है हमारे पाकिस्तान का, और जहाँ से हम आए हैं, हम इतने रिच कल्चर से आए हैं। हमारे कल्चर में टर्की, मिडल ईस्ट और पर्शिया और ईरान और ये इतने सारे, और फिर इंडिया। अब जब इंडिया की धरती के ऊपर जब ये सारे कल्चर्स इंटरवोव होके, जो वहाँ से जो साउथ एशिया में जो एक मुसलमान या पाकिस्तानी या जो है, उनका जो कल्चर मिक्स होके जो उठा है, उसमें इतने जो है ना, इतनी तारीखों का, इतने ज़बानों का, इतनी वो जो उर्दू की जो रिचनेस है, उसकी जो अमारत है, उसमें उस ज़बान का जो ख़जाना है, वो ख़जाना 3-4 ज़बानों का मिक्सचर है। मेरा मतलब कि ये इतनी खूबसूरत ज़बान और इतनी रिच इसलिए भी है कि इसके अंदर पर्शियन है, अंग्रेज़ी है, ये है वो। अच्छा, वो जब सारे कल्चर, ये सिर्फ ज़बान बोलने वाली नहीं है, उन सब कल्चर्स का एक जो है ना मिक्सचर है, जो साउथ एशिया में जो उसकी लैंडस्केप के ऊपर ये चीज़ें जब मिक्स होके उभरी हैं, तो वो उसकी रिचनेस जो है वो पूरी दुनिया में छा गई है। लेकिन मसला ये हुआ है कि अंग्रेज आया, तो अंग्रेज ने हमारा कल्चर, हमारी ज़बान को एलिमिनेट कर दिया, और हम जो एक क्लास सिस्टम है हमारे, अच्छा, उस क्लास से ऊपर अंग्रेज पे करना, अंग्रेज जैसे छुरी कांटे से खाना खाना, उस जैसे कपड़ा करना, उस जैसा बिहेवियर, एटीट्यूड रखना, वो अभी तक हमारे जहन में नहीं गया। हम उसको फॉलो करते हैं, जबकि हमारा अपना कल्चर की रिचनेस इतनी ज़्यादा है। इसी लिहाज, और जो हमारा इंटेलेक्ट है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जलालुद्दीन रूमी के ऊपर फिल्म बनाई थी, जलालुद्दीन रूमी इनसाइड यू, कि हमारी जो मिस्टिसिज्म की फ़िलॉसफी है उसको मैं सबसे ज़्यादा उजागर करूं, पूरी दुनिया में बताऊं कि हम लोग जो है ना, हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, हमारी जो तारीख है, हम लोग का जो कल्चर है, ज़बान है, वो कितनी रिच है। तो बजाय इसके कि हम उधर कहीं और भागे या कुछ करें, तो उसके ऊपर मेरी फिल्म थी। फिर उसके अलावा मैंने, आई वॉज द ओनली पर्सन
मेरी एक फिल्म है पुश बटन फॉर, जो मैंने गुलाम अब्बास के अफसाने को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और उर्दू के अफसाने को अंग्रेजी में फिल्म बनाई। तो सारी दुनिया शेक्सपियर को ट्रांसलेट करती है अपनी जबानों में। मैं वाहिद शख्स हूं, मैंने पाकिस्तानी राइटर को, उर्दू के राइटर को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे जो राइटर हैं वो कम नहीं है। और मैं अपने राइटर्स को इज्जत देना चाहता हूँ, उनको अपफ्रंट लेके आना चाहता हूँ। और ये हकीकत है कि हमारे राइटर्स और इतना बड़ा राइटर जो है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है फिक्शन में, जबान में, कल्चर में, वो किसी का नहीं है। मंटो ने वो कर दिया है, शायद कोई दुनिया का कोई इतना बड़ा राइटर नहीं होगा जितना मंटो की जो वो है, इस्मत चुगताई है, गुलाम अब्बास है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, इतना बड़ा राइटर पड़ा हुआ है उर्दू जबान का, कृष्ण चंद्र है, मुंशी प्रेमचंद है। ये सारे जो हैं, इनके जो काम है वो ग्रास रूट के लोगों से, उनके जो मसाइल हैं, उन मसाइल वो किस तरह जंग लड़ते रहे हैं फिनेंशियल और यहाँ के जो फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ उन्होंने जिस तरह किया है उसके। तो ये वो फिल्म थी। फिर उसके अलावा मेरा मतलब है कि मेरी एक फीचर फिल्म ने दुनिया के 7 बड़े अवार्ड उठाए हैं, आर्ट इक्वल लव स्क्वायर, तो वो है। अब मैं एक पंजाबी की फिल्म कर रहा हूँ, बांदर किला। अच्छा। तो उसमें जो हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो किस तरह इसी तरह ही हो गया है। जैसे ये बांदर किला एक गेम है जिसमें हम पंजाब में खेला करते थे, वो किला एक लगा के उसकी रस्सी बांध के, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जूतियाँ रखते थे और फिर सब कोई ना कोई वहाँ से जूती उठाने की कोशिश करता था। तो अब हमारा जो है, मेरा मतलब है कि सोसाइटी उस बांदर किले की तरफ जा रही है। हम जो है अपनी जो अदवार है, हमारी जो तारीख है, उसको हम भूलते जा रहे हैं और हम कहीं और घुस रहे हैं। उसके ऊपर ये मैं फिल्म कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट मुकम्मल है। आई होप कि एवरीथिंग गोज वेल। वो है। फिर एक और मेरा स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर शायद इंशाल्लाह इसके बाद उस प्रोजेक्ट पे आएगा, वो है देसी शेक्सपियर। मैं काफी देर से इस पे प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूँ, फिर पाकिस्तान में वायरस की वजह फिर ये प्रोजेक्ट रुक गया जी। तो इस तरह के काफी और प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ भी। थिएटर बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, अभी एक और नया प्ले कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर प्रोग्राम के लिए, और हमें अपने काम के बारे में न सिर्फ आगाह किया बल्कि ये भी बताया कि किस तरह से हम न सिर्फ थिएटर, फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए माशरे के मसाइल को उजागर कर सकते हैं, बल्कि उनको हल भी किस तरह से बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बात की न सिर्फ उनके फिल्म्स और बुक्स के हवाले से बल्कि थिएटर में उनकी तमाम तर काविशों के हवाले से भी। और जिस तरह से थिएटर का जिक्र हमने पहले भी किया कि थिएटर असनाफ़ अदब की वो सिन्फ है जो मुख्तलिफ हुनरमंदों और फ़नकारों के मजमूई मसाई और इज्तिमाई जहानत के सबब वजूद में आता है। ये तफरीह के साथ साथ ज़बान सिखाने, मालूमात और तालीम पहुँचाने का भी एक मौसर ज़रिया है। इससे इंसान में खुद एतमादी और रख रखाव पैदा होता है और ये अपने किरदारों के ज़रिए आपको मुख्तलिफ तबकों, हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सोच, फिक्र और दीगर मुख्तलिफ ज़बान और तहजीब और सकाफ़त से आगाह करता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।